डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इससे पहले भी मैं अपनी डायरी से आपको कई केस सुना चुका हूं, लेकिन आज मैं जिस केस के बारे में आपको बताना चाहता हूं वो कोई ऑफिशियल केस नहीं था, बल्कि अनऑफिशियल केस था। कैसे वो केस मेरे हाथ में आया आप खुद ही समझ जाएंगे। मुझे बाकियों की तरह घूमना फिरना पसंद नहीं है, जैसे कोई खास टूरिस्ट प्लेस पर जाना। मुझे ऐसी जगह घूमना पसंद है जहां बाकी लोग जाना पसंद ना करते हों। नए लोगों के बीच, नई जगह। मुझे वहां देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, अलग अलग चीज़ों को, कुदरत को निहारना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैं बड़े बड़े शहरों में नहीं जाता, छोटे छोटे गाँवों में घूमता हूँ, नए लोगों से बात करता हूँ, उनकी संस्कृति जानने की कोशिश करता हूँ। और जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी तो मैं भारत देश के छोटे छोटे गांव में जाकर लोगों से बात करना पसंद किया करता था। अपनी पहचान उन्हें बिल्कुल नहीं बताता था। और इस बार भी मैंने ठान रखा था, मैं एक ऐसे गांव में जाऊंगा जो बरसात के मौसम में बाकी सबसे कट जाता है, क्योंकि उस गांव तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो एक बड़ी नदी से होकर गुजरता है। उसके ऊपर बना हुआ वो पुराना पुल, वो पुल ज़्यादा ऊंचा नहीं था। बरसात के मौसम में जब नदी का पानी उफान मारने लगता है तब उसके पुल के ऊपर से पानी गुजरना शुरू हो जाता है, और लगभग 1 से 1.5 महीने तक आप उस नदी को पार नहीं कर सकते। यानी उस गांव में जाने के बाद 1.5 महीना मैं उसी गांव में रहता, और यही उस गांव की खासियत थी। उस गांव के आगे वो जंगली इलाके, वो पहाड़ी इलाके जैसे दुनिया से कट जाया करते थे। वहाँ उस इलाके में ऐसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो सिर्फ बरसात के मौसम में ही निकलती हैं। उनसे बहुत अजीब बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। और उस गांव की संस्कृति भी बाकियों से बिल्कुल अलग है। रहना सहना बिल्कुल अलग, खाना पीना बिल्कुल अलग। और मुझे लगा था वहाँ जाकर मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं जब उस पुल को पार कर रहा था मैंने महसूस किया था कैसा कच्चा सा पुल है। ऐसा लग रहा था अभी ये पुल टूट जाएगा। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था, नदी का पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया था, और नदी इतनी ऊपर तक आने के बाद आप पुल को पार कर पाएंगे मुझे शक था, लेकिन किसी तरह मैं पुल को पार कर गया। मेरे साथ कई और लोग भी थे, और सभी उस गांव के जो कि शहर में काम करने के लिए जाते थे और बरसात के मौसम में वापस आ जाते थे। वो गांव में रहना, उस इलाके में रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद था, क्योंकि ऐसी औषधियों को वो बरसात के मौसम में इकट्ठा करके रखते, और जब बरसात का मौसम ख़त्म होता शहरों में बेचने के लिए जाते, और शहरों में उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती। बड़ी कीमती औषधियाँ थीं जिसे सिर्फ उस गाँव के लोग ही निकाल सकते थे, गांव के लोग ही ढूंढ सकते थे। यही उनकी संस्कृति थी। उन गांव वालों के साथ मैंने जब नदी पार की थी वो लोग पूछ रहे थे कि आप इस तरफ क्यों आ रहे हैं। आपको पता है ना, जब बारिश और ज़्यादा होने लगेगी ये पुल के ऊपर से पानी गुजरना शुरू हो जाएगा, आप दोबारा इस पुल को पार नहीं कर पाएंगे। मैंने उनसे कहा था मैं गाँव वालों की तरह ही उस गाँव में रहना पसंद करूँगा। जब मैं उस गाँव में पहुँचा वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे और नया नया खाना खिलाते थे। गांव वालों के खाना बनाने के तरीके बिल्कुल अलग थे, जैसे कुछ खास औषधियों का इस्तेमाल करना, पेड़ों की कुछ पत्तियां जिन्हें हम साधारण समझते हैं फेंक देते हैं, उनसे सब्जी बनाना। वो बहुत अच्छा खाना था। लेकिन उस गांव में कई ऐसी चीज़ें भी थीं जो मेरे दिमाग में खटकना शुरू हो गई थी। हर गांव के लोग कुछ ना कुछ किसी समस्या से परेशान होते हैं, लेकिन इस गांव के लोग
इस बार एक बड़ी समस्या से परेशान हो रहे थे। पिछले 15 दिनों में 5 लोग मारे जा चुके थे। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की थी। पुलिस वाले यहाँ आकर चेक करके गए थे, तफ्तीश करके गए थे, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले भी वापस जाना चाहते थे। यहाँ कोई पुलिस चौकी नहीं थी और सबको पता था नदी का पानी ऊपर आने के बाद वापस जाना संभव हो जाएगा। तो जल्दी से तफ्तीश करने के बाद पुलिस वाले वापस जा चुके थे। और गांव में मैं किसी को बता नहीं रहा था कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मैं एक साधारण इंसान की तरह, जैसे कोई घूमने फिरने वाला आदमी जिसे ये गांव पसंद आ गया और 1.5 महीना मैं यहाँ पर रहना पसंद करूँगा। लेकिन मेरे अंदर का वो प्राइवेट डिटेक्टिव बार बार कहे जा रहा था, गांव वालों की मदद तो करनी होगी। गांव का मुखिया दयाराम, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था, और उसने मुझे कहा था कि आप गांव के अंदर ही रहिए। यहाँ पर 5 लोगों का कत्ल हुआ है और ये कोई साधारण मौत नहीं थी। किसी ने गला घोंट कर मारा है या सर पर पत्थर मार मार कर मार दिया है। वो 5 लोग उस खास जगह पर मरे हुए पाए गए जिसे घुमाव मोड़ कहा जाता है। घुमाव मोड़ गांव से आगे वाला वो इलाका जहां पर बड़े बड़े देवदार के पेड़ लगे हुए हैं, और वहां पर जो रास्ता बनाया गया है वो सीधा रास्ता नहीं है, बिल्कुल घुमावदार। उन पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वहां दूर दूर तक देखा नहीं जा सकता, क्योंकि सीधा रास्ता नहीं है, घुमावदार है, और पेड़ इतने ऊंचे हैं कि वहां दिन के वक्त भी अंधेरा ही रहता है। वहां पर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी कारण गांव में बहुत ज़्यादा दहशत है। लेकिन मुझे कहा गया था कि मेरी सुरक्षा की जाएगी, मैं गांव में ही रहूं। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि मेरा उस तरफ जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनकी मदद करना चाहता था। लेकिन एक ही दिन इस गांव में रहने के बाद मेरे अंदर से जैसे उबाल आना शुरू हो गया था। मेरे सामने कुछ बुरा हो रहा हो और मैं उसकी तफ्तीश ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुखिया से मैंने कहा था, मैं जानना चाहता हूं आखिर वो कत्ल उस घुमाव मोड़ पर क्यों हो रहे हैं। क्या किसी की रंजिश है उनके साथ? क्या इस गांव से आगे और भी कोई इलाके हैं जहां पर लोग रहते हैं जो आपसे दुश्मनी करते हैं? या आपको लगता है कातिल इसी गांव का रहने वाला है? क्या आप मुझे खुलकर बता सकते हैं? इसके बाद मुखिया ने मुझे खुलकर बताया था कि यहाँ गांव में, आपको पता है, जो शहरों में काम करते हैं बरसात के मौसम में वापस क्यों आ जाते हैं? जब शहरों में सब सुख सुविधाएं मिलती हैं तो वापस आने की ज़रूरत क्या पड़ जाती है? मेरे पास इसका ज़्यादा जवाब नहीं था। मुखिया ने कहा कि उस घुमाव मोड़ के आगे, लगभग 10 से 12 किलोमीटर आगे, उन पहाड़ियों के ऊपर ऐसी जड़ी बूटियां उगती हैं जो सिर्फ बरसात के मौसम में ही उगती हैं। जब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे वहां आ जाते हैं, उनके बीच में वो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, बहुत कम मात्रा में, और उसे ढूंढने के लिए हमारे गांव के लोग जाते हैं। बाहर से तो कोई यहाँ आ नहीं पाता। जब बरसात खत्म हो जाती है, वो औषधियाँ, वो पौधे अपने आप मर जाते हैं, उन्हें ढूंढा तक नहीं जा सकता। तो यहाँ रहने वाले ही उसे उखाड़ सकते हैं, उसे पा सकते हैं, और गांव के लोग यही काम करते हैं, उन औषधियों को ढूंढने के लिए जाते हैं। गांव में ज़्यादातर लोग वैद्य ही हैं, वो इलाज कर सकते हैं। हर कोई अपने घर में सबका इलाज कर सकता है। जड़ी बूटियों की जानकारी सबके पास है, और यहाँ से उन जड़ी बूटियों को लेने के लिए लोग जाते हैं, लेकर आते हैं, बरसात के मौसम में उसे इकट्ठा करते हैं, और जब बरसात खत्म हो जाती है, वो पुल से हम आ जा सकते हैं। शहरों में जाकर इन जड़ी बूटियों को बेचते हैं और लाखों का फायदा होता है। इतनी महंगी हैं वो जड़ी बूटियाँ। अब मुझे पता चला था, अच्छा इतनी महंगी जड़ी बूटियाँ। मुझे मुखिया ने यह भी बताया, उन जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए हमें रात के वक्त ही ढूंढना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर पानी डालने के बाद वो पत्ते चमकने लगते हैं। इससे उन्हें ढूंढने में आसानी होती है, और रात को उसे ढूंढने के लिए गांव के कई लोग बारी बारी से जाते हैं। इसी कारण वहां घुमाव मोड़ से रात के वक्त भी गांव के लोगों को गुजरना पड़ता है, और वहां अब कोई ऐसा है जो हमारे लोगों को मार रहा है। अब दहशत गांव में बहुत ज़्यादा है। वहां जाकर जड़ी बूटी लेकर आना अब किसी को भी आसान नहीं लगता। कुछ कोशिश करते हैं, कुछ बच जाते हैं,
कुछ के साथ हादसा हो जाता है, कातिल कौन है पता लगाया नहीं जा सकता। ये जानकारी मिलने के बाद मुखिया को अपनी पहचान बताना मुझे सही लग रहा था और मेरी पहचान जानने के बाद मुखिया बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो बार बार पुलिस के पास जाते रहे थे, कहते रहे थे कि जल्द से जल्द कातिल को ढूंढा जाए। गांव में बहुत ज़्यादा दहशत है और बरसात का मौसम ही उनके काम के लिए ज़रूरी होता है। शहर से कोई चीज़ आती नहीं, सब चीज़ों को पहले से यहाँ लाकर स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन अगर ऐसी हालत होगी तो दहशत में कुछ बुरा भी हो सकता है और 5 लोगों का कत्ल हो गया। पुलिस ने अब तक कातिल को नहीं ढूंढा था। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा था, क्या आप मदद कर सकते हैं, कातिल को ढूंढ सकते हैं? आप तो सब कुछ जानते होंगे, आप किसी से भी तफ्तीश कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। अगर आप कातिल को पकड़ लेंगे तो हमारे लिए आसान होगा उन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना, जिससे गांव में सबको काम मिलता है, सबको खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें मिलती हैं, सबकी कमाई होती है। मैं क्या कहता, मैंने हामी भर दी और उसी दिन से मैंने काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले मुझे वहां जाकर पता करना था घुमाव मोड़ क्या है जहां पर कत्ल हो रहे थे। गांव के कई लोग मेरे साथ गए थे। दिन का वक्त था, पेड़ इतने ऊंचे थे कि वहां अंधेरा लग रहा था। वहां पर जहां जहां कत्ल हुए मैं उसके बारे में जानना चाहता था। लाशों को जला दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ तो पता लगा ही सकता था ना। कैसे कपड़े पहने हुए थे, किस हालत में मिली वो 5 लाशें। गांव वाले मुझे एक एक करके बताते गए। मेरे साथ 10 लोग थे, खास तौर पर मेरी सुरक्षा के लिए भी। ऐसा ना हो वहां पर मैं अकेला ढूंढने के लिए जाऊं और मेरे साथ कोई हादसा हो जाए। इस जगह को जैसे सब बुरा मानने लगे थे। जहां एक भी मौत हो जाए वो जगह को सब शापित कहने ही लगते हैं। और यहां पर तो 5 कत्ल हो चुके थे। मनूस जगह बन गई थी, उनके लिए आने जाने का रास्ता एक मनूस जगह। मैं एक एक करके उस जगह पर जाता गया जहां जहां लोगों का कत्ल हुआ था। एक लाश पेड़ के पास मिली थी। वहां जैसे उसका गला दबाया गया था, गले की हड्डी टूट चुकी थी, उंगलियों के निशान गले के ऊपर थे। उसने कोशिश की बचने की, लेकिन जैसे जो उस पर हावी हो चुका था उसने गला इतनी जोर से घोंटा कि हड्डी भी तोड़ी, सांस लेने का मौका नहीं दिया और उस आदमी को मारा। वहां पर कोई सबूत मुझे नहीं मिला, कोई फटे कपड़े या उस आदमी की लाश के आसपास कोई खून के छींटे जो उसके ना हो, ऐसा नहीं था। शरीर पर एक खरोंच तक ना थी, सीधा गला घोंटकर उसे मारा गया। दूसरी जगह पर जो कत्ल हुआ था वहां उस आदमी ने भागने की कोशिश की। कपड़े उसके फटे हुए थे, पीठ के ऊपर बहुत ज्यादा जख्म थे। उसे पत्थर से मारा गया था, सर के ऊपर पत्थर मार मार कर उसके सर को कुचल दिया गया था, यानी कि आकार भी बिल्कुल नहीं बचा था सर का। ऐसे ही अलग अलग जगह पर मैं गया जहां जहां कत्ल हुए थे। 5 लोगों को मारा गया था और हर जगह मैंने अच्छे से तफ्तीश की, लेकिन कोई खास सबूत नहीं मिला था। फिर भी मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। ऐसे केस जहां कोई सबूत नहीं मिलता मैं वो भी सुलझाया करता था, और अब यहां पर मुझे ये केस भी सुलझाना था। वहां से हम गांव में वापस आ चुके थे। जितने भी लोग मारे गए थे उनके घर वालों से एक एक करके मैं बात कर रहा। आखिर उनके जाने का कारण क्या था? सभी लोगों का वहां से जाने का कारण एक ही था, आगे वाले उस पहाड़ी इलाके में उस खास जड़ी बूटी को ढूंढ कर लेकर आना, जिसे बाद में शहर में बेचा जाता है और लाखों की कमाई होती है। यहाँ इस गांव में सभी वैद्य थे, तो उस तरफ जाने की कोशिश तो सभी करते समय समय पर ढूंढने के लिए। इतना बड़ा इलाका है और गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 350 से 400 थी। सभी ये काम किया करते थे। मैं एक एक करके सबसे बात कर रहा और ये पता लगाना चाहता था कि इन 5 में कोई खास चीज़ है जो इन्हें रिलेट करती है। क्या ये रिश्तेदार थे, जानते पहचानते थे, कोई रंजिश थी 5 की किसी खास आदमी से? इस चीज़ का मैं पता नहीं लगा पाया। इसीलिए एक दिन बाद मैं पशोपेश में फंसा हुआ।
आखिर कैसे इस केस को सुलझाऊं, कैसे पता करूं। लेकिन गांव में हड़बड़ी सी मचने लगी थी। समय बीता जा रहा था। उनके पास समय कम था। जड़ी बूटियां इकट्ठा करना सबका काम था। अगर इस बरसात के मौसम में सब डर कर रहे, उन इलाकों में ना गए, जड़ी बूटियां इकट्ठा करके ना आए तो मुश्किल पड़ जाएगी और उसके बाद दोबारा उन्हें शहरों में काम करने के लिए जाना होगा। ये वो नहीं चाहते थे। यहाँ 1 महीने में जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके वो लाखों की कमाई किया करते थे। फिर पूरा साल उन्हें काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ा करती थी। मैं चाहता था कि इस केस को जल्दी सुलझाऊं और गांव का मुखिया मेरी हर तरह से मदद करने को तैयार था। पहले दिन गांव वालों ने मुझ पर भरोसा किया था। सबको लग रहा था जैसे मैं एक ही दिन में उस कातिल को ढूंढ लूंगा। मेरा नाम कई लोगों ने सुन रखा था, लेकिन एक दिन बाद जब मेरे हाथ कोई सबूत तक ना लगा, उनका भरोसा मुझसे उठने लगा था और उन लोगों ने एक खास तरकीब बनाई थी जिससे वो औषधियां भी ढूंढ पाएंगे और उस कातिल से भी बच पाएंगे। गांव वाले 2-2, 3-3 की जोड़ी बनाकर अब उस इलाके में औषधियों को ढूंढने के लिए जा रहे थे। मैंने उन्हें रोका। हो सकता है खतरा ज्यादा बड़ा हो सकता है कातिल इस गांव में रहने वाला हो और किसी को खाली पाकर वो मारने की कोशिश करे या हमला करने की कोशिश करे। लेकिन गांव वाले नहीं माने। 2-2, 3-3 जोड़ियां बनाकर रात के वक्त वो उस इलाके में गए थे। मैं अकेला था। मैं वहां जाना नहीं चाहता था। ऐसी जगह जहां आपको पता ना हो कौन कातिल है, वहां मुश्किल पड़ सकती है। लेकिन उस रात जो देखने को मिला वो बड़ा भयानक था। एक आदमी का कत्ल उस रात भी हुआ और 2 गवाह भी थे। मैं कहूं काम आसान हो गया था या मुश्किल हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा था। जब उस आदमी पर हमला हुआ, वो 3 लोग थे। उन्होंने देखा काले से कपड़े थे, अजीब सा चेहरा था, जैसे एक मुखौटे से चेहरे को ढका हुआ हो। कपड़े इतने गंदे लग रहे थे जैसे कोई मिट्टी में लिपट कर आया हो। लेकिन तीनों के बीच वो तीनों को मारना चाहता था। तीनों ने मिलकर भी उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो तगड़ा था, शारीरिक तौर पर वो बहुत ज्यादा मजबूत था, तीनों मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद उसके हाथ में नुकीली लकड़ी का हिस्सा आ गया। एक आदमी के कंधे पर उसने नुकीली लकड़ी मारी थी। वो जख्मी हो गया, जिस कारण वो लड़ने लायक नहीं था। बाकी 2 उसका मुकाबला कर रहे, वो पीछा कर रहा था और अंत में उसके हाथ एक आदमी आ गया जिसको उसने बड़ी बेरहमी से मारा। बाकी 2 के सामने बाजुओं को बिल्कुल पीछे की तरफ कर दिया। कंधे उतर गए, कंधे टूट गए थे। फिर सर को 2 बार गोल गोल उनकी आंखों के सामने घुमाया था। मौत के घाट उतार दिया। और ऐसी बेरहमी से अगर किसी को मारा जाए तो सामने वाला तो घबराएगा ना। वो दोनों डर कर गांव की तरफ भाग आए थे, चीखते चीखते। बाकी लोग जो औषधि लेने गए थे, उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। वो लोग भी जब गांव में वापस आए, उन्हें एक कत्ल के बारे में पता लगा। दहशत और ज्यादा बढ़ गई। 3 लोग होने के बावजूद भी कातिल किसी एक को मारकर चला गया। वो तीनों को मारना चाहता था। वो तो बच गए। गवाह मेरे सामने थे। मैं उनसे पूछताछ कर रहा, जानना चाहता था कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे आप उसे पहचान पाए। उसका कद कैसा था, चलने का तरीका कैसा था। भले ही उसने मुखौटे से चेहरे को ढका हुआ था, कपड़े से शरीर को ढका हुआ था, फिर भी कुछ पहचान तो आप कर ही पाए होंगे ना। आपने भी उससे लड़ने की कोशिश की। एक आदमी बहुत ज्यादा जख्मी था। कंधे पर जिसके नुकीली लकड़ी का हिस्सा लगा था ना, उसका मांस फट गया था। सांस लेने में परेशानी हो रही थी क्योंकि फेफड़े तक वो लकड़ी का हिस्सा गया था कंधे के रास्ते से। वो ज्यादा जवाब नहीं दे पा रहा, फिर भी हामी भर रहा था। दूसरा जो बता रहा, वो हामी भर के कह रहा, बिल्कुल ऐसा हुआ। और उसकी गवाही से इतना पता लग गया था, जो कातिल है उसका कद लगभग 7 फुट का है, यानी गांव में जितने भी लोग हैं उससे थोड़ा लंबा। हो सकता है उसने ऊंचे जूते पहने हो। क्या उसकी चाल कुछ अजीब थी? मेरा यह सवाल था। और
उस आदमी ने कहा, हो सकता है कि उसने कुछ पहना हो, जानबूझकर ज़्यादा लंबा दिखने की वो कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, जैसे उसकी एक टांग में कुछ ना कुछ लगा हो या चोट लगी हो सकता है किसी को मारते वक्त उसे चोट लग गई हो या वो कहीं गिर गया हो। तेजी से भाग नहीं पा रहा था, लंगड़ा लंगड़ा कर हमारा पीछा कर रहा, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी, उंगलियां उसकी मोटी थी, जैसे कोई भारी काम करने वाला। इतना काफी था पहचान करने के लिए। गांव में जितने भी लोग थे, मैं जानना चाहता था कौन कौन है जो भारी काम करता है, जो लोहार का काम करता है, पत्थर का काम करता है या लकड़ी का काम करता है, मजबूत उंगलियां हों जिसकी। गांव में कई लोग थे ऐसी मजबूत उंगलियों वाले, लेकिन गवाह 2 थे जो किसी की भी उंगलियों को पहचान नहीं पा रहे। उनका कहना था जो कातिल था ना, उसकी उंगलियां ज्यादा मोटी थी, इतनी मोटी कि गांव में किसी भी आदमी की उतनी मोटी उंगलियां नहीं हो सकती बिना नाखून के। उसके नाखून नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उंगलियां कुचली गई हों, बाद में सूज गई हों और फूली हुई मजबूत उंगलियां। मैं कंफ्यूज भी हो रहा था, आगे और जानना भी चाहता था, लेकिन इससे यह पता लग गया जो भी कातिल है वो इस गांव का तो नहीं है। हो सकता है गांव में कोई आदमी उसकी मदद कर रहा हो बताने के लिए, या वो खास तौर पर बदला लेने के लिए खास लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहा हो। मेरे पास बहुत सारी थ्योरीज थी, लेकिन एक कातिल मेरे यहाँ होते हुए भी किसी का कत्ल कर गया, ये मेरे लिए शर्म की बात थी। ऐसा मैं और होने नहीं दे सकता। गांव में मैंने कहा था कि वहां जाना छोड़ दीजिए, कुछ दिनों तक हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आखिर कातिल कौन है। औषधियां वहां लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, खुद की जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। कई गांव वाले मेरे साथ सहमत थे, कुछ असहमत थे। उनका कहना था कि इसी बरसात के मौसम में वो उन औषधियों को इकट्ठा करेंगे तो उनके पास कुछ रुपए आएंगे। कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे जिसके लिए उन्हें ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत थी। मैं भी उनकी मजबूरी समझ रहा, ज़्यादा समय उन्हें रोक नहीं सकता था, और शायद कातिल को जल्दी पकड़ना भी इतना आसान नहीं था। इतना तो साफ हो गया था कि जब जब उस तरफ घुमाव मोड़ पर लोग जाते हैं, कोई ना कोई उन पर हमला ज़रूर करता है। तो मैंने एक तरकीब बनाई। मुखिया के साथ मिलकर मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। घुमाव मोड़ पर हम कुछ खड्डे खोदेंगे, उनमें छिपकर बैठेंगे और जैसे 1-2 लोग वहां पर बार बार घूमते रहेंगे। अगर कोई वहां हमला करने के लिए आया तो हम उसे पकड़ लेंगे। संख्या ज़्यादा होगी, आसानी से हम उसे काबू पा लेंगे। इस तरह वहां खड्डे खोदकर घुमाव मोड़, वो इलाका बहुत बड़ा था, लेकिन हम भी खड्डे खोद छिपे हुए इंतजार कर रहे। और कुछ लोग थे जिन्हें बार बार हम वहां घूमने के लिए कह रहे। वो खाना भी वहीं बैठकर खा रहे थे। एक रात हमने इसी तरह से गुजारी। पूरी रात हम इंतजार करते रहे, लेकिन वहां किसी पर हमला नहीं हुआ। कोई वहां नजर भी नहीं आया। गांव वालों के सिवा वहां और कोई भी घूमता हुआ नहीं दिखा। तो मुझे शक होने लगा कि जो भी है लोगों पर हमला कर रहा है, लोगों को मार रहा है। उसका साथ कोई ना कोई गांव वाला जरूर दे रहा है। यही शंका मैंने मुखिया के साथ जाहिर की थी। मुखिया मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था हमारे यहाँ गांव वाले सब अच्छे हैं। मैंने उनसे कहा अच्छे तो सब होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें उन्हें बुरा बनने पर मजबूर कर देती हैं। अगर पूरी रात वहाँ किसी पर हमला नहीं हुआ, जैसा कि पहले नहीं हो रहा था, हर रात वहाँ जैसे वो कातिल किसी न किसी पर हमला करता था, उसे मार डालता था। एक ऐसी रात जहाँ कई लोग वहाँ घूमे फिरे लेकिन किसी पर हमला नहीं हुआ, कोई बाहरी नज़र नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने तो खबर दी है कातिल जो भी है बहुत ज़्यादा चालाक है या उसका कोई साथ दे रहा है। अगर ऐसा है तो गांव वालों से छिपकर
बचकर अब कोई ना कोई तरकीब बनानी होगी। मुखिया मुझसे चाहते थे कि ये काम मैं करूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा बिना मदद के मैं ये काम कैसे करूं। अगर किसी को बताया तो खबर कातिल तक पहुंच सकती है, तो पकड़ेंगे कैसे? ये एक बड़ी मुसीबत थी और मैं समझने की कोशिश दिन के वक्त कर रहा कि रात को ऐसी क्या तरकीब लगाऊं जिससे कातिल के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा हो जाए, उसे आसानी से पकड़ा भी जाए और किसी को नुकसान भी ना हो। क्योंकि गांव वाले एक रात वहां जा नहीं पाए और वो चाहते थे आज की रात कुछ लोग इकट्ठा होकर उस तरफ जाएंगे, और मुझे पता था अगर लोग उस तरफ जाएंगे हो सकता है किसी न किसी के ऊपर हमला हो जाए। मुझे जल्द से जल्द ये काम करना था और पहली बार मैं असहाय महसूस कर रहा था। मैंने कुछ गांव वालों से बात की। उनको कहा कि इस बार आपको उस तरफ जाना ही है, सब भीड़ में जाएंगे, इकट्ठे होकर जाएंगे। गांव वाले मान चुके थे और इस बार मैं गांव वालों के साथ जाने वाला था, क्योंकि यही सही तरीका होगा। मैं उनके साथ रहूंगा तो उनकी मदद भी कर पाऊंगा। यहाँ किसी के पास रिवॉल्वर नहीं थी, सिर्फ मेरे पास थी, और रिवॉल्वर से मैं मजबूत बन जाया करता था, क्योंकि गोली के सामने कोई टिक नहीं सकता, चाहे हथियार कैसा भी हो उसके पास। गांव वालों के मैं साथ था। 27 लोग जो इकट्ठे जा रहे, घुमाव मोड़ पर बहुत ज़्यादा डरे हुए। हर तरफ जब थोड़ी सी भी आवाज़ आती सब घबरा जाते। भीड़ में थे लेकिन उसके बावजूद डरे हुए, और उनका डर मैं कम कर रहा था। चाहे कोई भी हो, अगर वो हम पर हमला करने की कोशिश करेगा, हम मिलकर उसका सामना करेंगे और मिलकर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो गांव वाले थोड़े डरपोक थे और इतने हादसे होने के बावजूद उनका डर और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। इसीलिए उनके साथ मैं जाता जा रहा। घुमाव मोड़ से निकलने के बाद आगे वाले जंगली इलाके में हम उन पहाड़ों तक गए, और वहाँ पहुँचने के बहुत करीब हम थे जब उन्होंने मुझे खास चीज़ कही, आप अब आगे हमारे साथ नहीं आ सकते, हम आपको नहीं बता सकते कि वो जड़ी बूटियाँ हम कैसे ढूंढते हैं। ये बात सिर्फ गाँवों तक ही सीमित है, गाँव के लोग ही उन पहाड़ियों के ऊपर जा सकते हैं। मैंने उनसे कहा था कि वहाँ उन पर कोई हमला हो गया। वो मानने को तैयार नहीं थे। वहाँ पर वो अकेले जाते। वो नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी जान पाए कि वो उन जड़ी बूटियों को कैसे ढूंढते हैं, ज़मीन से निकालते हैं, किसी पेड़ पर लगती है, कैसे। मैं वहाँ रुक गया। वो उन पहाड़ियों के ऊपर थे। मैं उनको कह चुका कि एक साथ रहना, और अगर उन पर कोई हमला करता है, कोई मुसीबत आती है, तो भीड़ बनाकर लड़ना। हर बार जो कातिल था ना, जो हमला करता था, वो अकेला होता था, कोई उसके साथ नहीं होता था। वो मजबूत है, वो जानता है गांव वालों की कमज़ोरियाँ। हो सकता है वो गांव का कोई आदमी हो, लेकिन गांव वाले उन इलाकों में गए, उन पहाड़ियों पर गए। लगभग 4 घंटे वहाँ से उन्होंने जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की। कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से नीचे जब उतरे, वो भीड़ कुछ अकेली अकेली सी थी। कुछ लोग 5 की जोड़ी में, कुछ 2-2। उनमें झगड़ा हो चुका था, क्योंकि हर बार वहाँ जब जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए वो जाते थे ना, अकेले अकेले उन्हें ढूंढा करते थे, और अब उन्हें इकट्ठा रहना पड़ रहा था, तो एक दूसरे से उन्हें थोड़ी नफरत हुई। इसीलिए उनमें थोड़ा झगड़ा हुआ होगा, और कुछ लोग जोड़ी में थे, कुछ कम थे। वो सब अब वापस जाने को तैयार। मैं उन्हें कह रहा, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। वो बात नहीं मान रहे। कुछ लोग आगे की तरफ बढ़ गए, कुछ मेरे साथ चल रहे। वहाँ थोड़ा थोड़ा धुआं सा होने लगा था। ऐसा लग रहा था जहाँ कुछ न कुछ तो है। इतना ज़्यादा धुआं कि दूर तक हम कुछ देख नहीं पा रहे थे, और मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। हम 5 थे, आगे भी कुछ लोग। वो बातें कर रहे थे और आवाज़ें यहाँ तक सुनाई दे रही थी, लेकिन उस धुएं के कारण दूर तक देखा नहीं जा सकता था। अचानक एक आवाज़ ने सबको डरा दिया था।
अफरा तफरी सी मच गई थी, जैसे उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो। मैं जल्दी से आगे की तरफ भागा। गांव वाले भी मेरे साथ ही थे। हम जैसे ही आगे पहुंचे, वहां उस धुएं में दूर तक देखा नहीं जा सकता था। लोग डरकर गांव की तरफ भागना शुरू हो गए थे, जैसे उन पर किसी ने हमला किया था। बचाओ बचाओ की वो आवाजें कभी दाईं तरफ से आती, कभी बाईं तरफ से आती। गांव वाले तितर बितर से हो गए थे। जो मेरे साथ भी थे, कुछ डर कर पीछे पहाड़ियों की तरफ ही भाग निकले थे, कुछ उन जंगली इलाकों से। घुमाव मोड़ पर वो पेड़ों के बीच से निकल रहे और मैं समझ नहीं पा रहा, मदद करूं तो किसकी करूं। आवाजें तो हर तरफ से आ रही हैं। गांव वाले हड़बड़ी में मेरी बताई बातें भूल चुके थे। एक तरफ से एक अजीब सी आवाज आ रही। ज्यादातर गांव वाले तो चीख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर किसने उन पर हमला किया है या बेवजह वो डर कर भाग रहे हैं। लेकिन एक तरफ से कराहने की आवाज और जैसे गुस्से की आवाज एक साथ आ रही और मुझे लगा मुझे उसी तरफ जाना चाहिए। मेरे दिमाग ने कहा, एक खास इंटेंशन थी मेरी और मैं उसी तरफ भाग निकला। पेड़ों के बीच धुएं की चादर को चीरते हुए, जैसे कोई गुस्से से किसी को मारने की कोशिश कर रहा हो। वो आवाज भारी सी थी। जब मैं वहां पहुंचा, ये दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए थे। सच में एक काले कपड़े पहने आदमी, जिसने चेहरे पर मुखौटा लगाया हुआ, उसने गांव वाले एक लड़के को ऊपर की तरफ उठाया हुआ था। पेड़ के ऊपर गला भी घोंट रहा और छाती पर एक हाथ ऐसे लगाया हुआ ताकि वो बचकर भाग ना पाए। उसे सांस नहीं आ रही थी। वो लड़के के हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा था। वो लकड़ी का टुकड़ा उसके सर पर मारे जा रहा, लेकिन वो काले कपड़े पहने आदमी जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा। गांव वाले डर कर भागे, उसने सब पर हमला किया होगा। लेकिन यहां मुझे लगा मैं उसे बचा सकता हूं। पीछे खड़ा हो गया मैं। रिवॉल्वर निकाल ली थी मैंने और यहां से आवाज लगाकर मैं कहने लगा, छोड़ दे इस लड़के को। देख, मैं गोली चला सकता हूं। छोड़ उस लड़के को। तुझे उस लड़के को अभी छोड़ना होगा। वो मुखौटा पहने आदमी उस लड़के को छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे लगा मैं उसकी एक टांग पर गोली मारता हूं, जिसके बाद उसे दर्द होगा तो मेरी बात उसकी समझ में आएगी। मुझे घबराहट इस चीज की थी कि ऐसे हमले पहले भी हो चुके हैं। यहां उसका कोई साथी भी हो सकता है, इसीलिए बार बार मैं दाएं बाएं भी देखे जा रहा था। उसके बाद वो लड़के की सांस उखड़ने लगी थी तो मैंने गोली उस आदमी की टांग पर चला ही डाली। एक पल के लिए थोड़ा सा लड़खड़ाया था, लेकिन उस लड़के को छोड़ने का वो नाम नहीं ले रहा। मुझे लगा जो करना है जल्दी करना है। मैंने उसके कंधे पर गोली चलाई और इतने करीब से चलाई थी कि वो गोली उसके कंधे के आर पार निकल गई थी, लेकिन फिर भी वो उस लड़के को छोड़ नहीं रहा। थोड़ा सा लड़खड़ाया, लेकिन फिर भी जैसे उस लड़के को वो मार देना चाहता था। बंदूक की गोली अब सीधा मैं उसके सर में मारने वाला था, लेकिन मुझे पता नहीं था इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सर पर गोली मारी थी मैंने। उसकी पकड़ कमजोर थी। उसने उस लड़के को छोड़ा और मैंने उस लड़के को कहा, भाग भाग, जल्दी भाग, इसे मैं देखता हूं। वो आदमी जिसके सर में गोली में मार चुका था, वो अपने सर पर हाथ रखकर ऐसे दिखा रहा था जैसे गोली उसके सर से टकरा कर चली गई हो, लेकिन गोली उसके सर के अंदर जा चुकी थी। कोई भी इंसान सर पर गोली लगने के बाद खड़ा नहीं रह सकता, और वो गिरा नहीं, सिर्फ सर पर हाथ रखे हुए। उसके बाद उसने मेरी तरफ देखा। मैं हक्का बक्का था। अब भी अपने पांव पर खड़ा है। मैंने 2 और गोलियां दागी थी, दोनों गोलियां छाती पर। उसके बावजूद वो रुक नहीं रहा, मेरी तरफ बढ़े आ रहा। सर पर 2 गोलियां मारी मैंने और उसके बाद भी उस पर कोई असर नहीं। जो मुखौटा उसने पहन रखा था उसमें छेद हो चुके थे, एक आंख के अंदर गोली जा चुकी थी, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा। वो मुझे मार डालना चाहता था। मुझे जैसे ही उसने पकड़ा, मेरे हाथ में जो रिवॉल्वर थी, मैं उसमें गोलियां भर रहा। गोलियां भी नीचे गिर चुकी और रिवॉल्वर वाली वो कलाई उसने पकड़ ली।
उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं उससे अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रहा। मैं उसे मुक्के मार रहा, धक्का दे रहा, लेकिन सच में उसका कद जैसे 7 फुट का था। उंगलियां मोटी और मजबूत थी और मैं उससे जैसे बच नहीं सकता था। अब मुझे महसूस हुआ गांव वालों की वो बात। कुछ गांव वाले कह रहे थे कि वो इंसान नहीं है, वो कोई भूत है जो लोगों को मार रहा है। उन्होंने देखा था यहाँ ऐसे आदमी को घूमते हुए। मैंने उस समय उन गांव वालों की उन बातों पर यकीन नहीं किया था। मुझे लगा था वहां घूमते हुए ऐसे काले कपड़ों में एक मुखौटे वाले को देखने से कोई खास बात का पता नहीं चल सकता। ये कोई सबूत नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे वो भूत था। अब समझ में आ रहा ये कोई साधारण इंसान नहीं था। 3 गोलियां सर में लग चुकी थी, छाती गोलियों से छलनी हो चुकी थी। फिर भी उसने मेरी कलाई को पकड़ा हुआ और उसके बाद मुझे उठाकर उसने पटका था, लेकिन मेरी कलाई को नहीं छोड़ा था। मैं उससे बचना चाहता था। मेरी मदद के लिए भी कोई आसपास नहीं था। गांव वालों की आवाजें तक अब सुनाई नहीं दे रही थी। मैं अकेला उसके सामने, जो क्या था मुझे पता तक नहीं चल पा रहा था। मेरे घूंसे उस पर कोई असर नहीं दिखा रहे थे, लेकिन जब वो मुझे धक्का देता, बड़ा जोरदार देता, उसने भी मुझे घूंसों से जख्मी किया था। उसकी उंगलियां बहुत मजबूत थी। जब वो घूंसा मारता, मेरे चेहरे पर जो मांस था वो उखड़ जाता। मैं उससे बचना चाहता था। मुझे इतना पता लग गया, अब इससे मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे पास मेरी रिवॉल्वर नहीं थी, इसीलिए अब उससे दूर जाना था, लेकिन वो मेरी कलाई को छोड़ नहीं रहा। मैं उसे धक्के देकर भी बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो मुझे जख्मी करता जा रहा था। वो मेरी किस्मत थी कि मेरे हाथ में वो तेज धार चाकू आ गया। गांव के लोग ऐसे बड़े बड़े चाकू लेकर औषधियों को काटने के लिए जाया करते थे। यकीनन वो लकड़ी के मोटे हिस्से हुआ करते थे। ये वाला चाकू इतना तेज धार था कि मुझे लगा मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। 1-2 बार मैंने उसके पेट में वो चाकू को घोंपा था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं। खून की एक बूंद तक उसके शरीर से निकल नहीं रही थी, लेकिन बार बार वो मुझे मार रहा। मेरे गले को वो घोंटना चाहता था और इतने में मैं समझ गया बचूंगा नहीं। मैंने तेज धार चाकू से मेरी कलाई को, उसने जो पकड़ा हुआ उसकी कलाई को वहां से तेजी से काटा। उसका वो हाथ मेरी कलाई से इसी तरह से चिपका हुआ और उसकी पकड़ से ऐसे मैं बचा। मैं भागना शुरू हो गया। वो मेरे पीछे पीछे था, भाग रहा। मेरी रफ्तार तेज थी। इस तरह उससे बचकर मैं गांव तक पहुंचा। बहुत ज्यादा जख्मी था और गांव वाले बड़ी बड़ी मशालें लेकर वहीं पर इंतजार कर रहे। मुझे बचाने के लिए किसी में हिम्मत नहीं थी वहां आने की, लेकिन मैं जिंदा गांव तक पहुंचा तो मरहम पट्टी की गई, मेरा इलाज किया गया और कटा हुआ हाथ का वो हिस्सा अब भी मेरी कलाई पर था। सुबह के वक्त तक उसे मेरी कलाई से अलग नहीं किया गया। खोलने की कोशिश की गई, जैसे वो हाथ लोहे का हो, खोला ही नहीं जा सकता था, और इसीलिए किसी ने ये कोशिश तक ना की। दिन के वक्त जब मेरा शरीर कुछ सुधरा, मुझे अच्छे से होश आई, फिर मैं वो हाथ को देखकर घबराता भी जा रहा, भगवान का शुक्रिया भी कर रहा कि मैं जिंदा बच गया हूं। जानना भी चाहता था क्या था वो इंसान नहीं था। अगर वो इंसान होता तो गोलियों से मर जाता। वो जो भी था उससे बचना बहुत मुश्किल है। गांव वाले ये नहीं कर सकते, तो कैसे उसे रोका जाए, क्या किया जाए? ये जानकारी गांव वाले दे रहे अपने अपने ढंग से, लेकिन मुझे सही जानकारी चाहिए थी। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। अब मुझे समझ में आ गया था कोई ना कोई तो है, गांव का कोई आदमी जो उसकी मदद कर रहा है, और वो क्या चीज़ है वो भी पता लगाना था। गांव के मुखिया को मैंने अकेले में पूछा था, जानना चाहता था इस चीज़ के बारे में, और गांव के मुखिया ने अंततः मुझे गांव का इतिहास समझाना शुरू किया, ये चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया। इस गांव का काला इतिहास भी रहा है। जब ये गांव बरसात के मौसम में बाकी सबसे कट जाता है ना, तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी।
उस जमाने में ऐसी जड़ी बूटियां भी यहाँ पर पाई जाती थी जिनका इस्तेमाल मुर्दों को जिंदा करने के लिए भी किया जाता था। लेकिन ऐसे ही मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है जिसकी लाश 100 साल पुरानी हो। उन औषधियों का इस्तेमाल किया जाता था, बाद में उनको बंद कर दिया गया। ऐसे लोग जो काले जादू का इस्तेमाल करते थे उन्हें सजा दी जाती थी। यह माना जाता है जिसकी लाश को जलाया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए, उसकी आत्मा को तो शांति मिलती है, लेकिन जिनकी लाशों को दफनाया जाता है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और यहाँ पर ऐसे बुरे लोग जिनकी लाशों को दफनाया जाता था उन पर ऐसी औषधियाँ, ऐसे काढ़े लगाए जाते थे ताकि उनका शरीर कभी गले भी ना, ताकि उनको सज़ा मिलती रहे। उनके मरने के बाद भी उनके शरीर बिना गले ऐसे के ऐसे ही रहे। उन्हें वो पहाड़ी के ऊपर वाले कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। लेकिन ये बातें बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं किया गया। लेकिन अब लगता है अगर सच में वो मुर्दा ही था, ऐसा जो मरा हुआ हो, गोलियों का कोई असर नहीं, हमले से उसे दर्द नहीं होता, यकीनन वो मुर्दा ही होगा। मुखिया से इतनी बड़ी बात पता चली थी जिसके बारे में किसी ने मुझे बताया तक नहीं था। मुखिया का मानना था किसी न किसी ने मुर्दे को जिंदा किया है और शायद उस मुर्दे से वो खास काम करवा रहा है। अगर किसी मुर्दा को जिंदा किया जाए तो वो अपने मालिक की बात मानता है। अब मुझे पता लगाना था आखिर किस मुर्दा को जिंदा किया है और उसका मालिक कौन है, किसने काले जादू का इस्तेमाल किया है। और उस कब्रिस्तान में जाकर जहां सैकड़ों साल पुरानी लाशें भी पड़ी हुई हैं, उन लाशों पर काला जादू किसने किया होगा, एक लाश को जिंदा किया होगा, वो मुझे पता लगाना था। वहां जाना गांव वाले शापित मानते थे। गांव का कोई आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि अच्छे इंसान वहां जाएंगे तो वो बुरे बन जाएंगे, उनका ये मानना था। तो ये काम मुझे करना था, लेकिन क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, मुझे ये पता नहीं था। मैंने एक तरकीब बनाई। मैंने गांव के मुखिया को कह दिया, पूरे गांव में ये बात सबको बता दो कि मैं उस कब्रिस्तान में जाने वाला हूं और वहां जाकर जिस लाश को जगाया गया है मैं ढूंढूंगा, उसे खत्म करूंगा और ये भी पता लगा ही लूंगा पक्के तौर पर ये काम किसका है। फिर वापस आने के बाद मैं उसे पकड़वाऊंगा, उसे बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। और गांव वाले तो चाहते थे उसे चौराहे पर लटकाकर जिंदा जलाया जाए। मैंने मुखिया को कहा ऐसा ही किया जाएगा, ये बात पूरे गांव वालों को बता दो। इस तरह मैं दोपहर के वक्त चलना शुरू हुआ था। सफ़र लंबा था। घुमाव मोड़ से निकलने के बाद मैं उस कब्रिस्तान तक जाने वाला था। मैं उस कब्रिस्तान तक रात के करीब पहुंचा। उस कब्रिस्तान में कई लाशें थी, उन्हें दफनाया गया था सैकड़ों साल पहले, कुछ दशकों पहले। कई लाशें, जैसे बड़ी बड़ी कब्रें। मुझे ऐसी कब्र चाहिए थी जिसे उखाड़ा गया हो, लाश को बाहर निकाला गया हो। ढूंढने लगा उस कब्रिस्तान में। वक्त बीतता जा रहा था। डर इस चीज़ का था कि जिस मुर्दा को जिंदा किया गया है वो यहीं से उठता होगा अपना खास काम करने के लिए, गांव वालों को मारने के लिए। इसीलिए यहाँ ढूंढते ढूंढते आखिरकार मुझे वो कब्र मिल गई जहाँ से लाश को निकाला गया था। ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा उस कब्र को खोदे हुए। यकीनन यही वो लाश होगी जिस पर काला जादू किया गया, उसे जिंदा किया गया लोगों को मारने के लिए। अब पता लगाना था उसका मालिक कौन है। वो लाश उस खड्डे में मौजूद नहीं थी, यानी वो आदमी यहाँ से निकल चुका है किसी को मारने के लिए। कहाँ गया होगा? मैं यहीं मौजूद अपने उस बड़े से बैग से वो सारा सामान निकाल चुका जो मुझे मुखिया ने बताया था कि उस लाश को रोकने का एक ही तरीका है, उसे जलाना होगा। और उसे जलाने के लिए एक खास औषधि का इस्तेमाल करना होगा जिससे उसके शरीर पर जो लेप लगाया गया होगा ना, वो जल्दी निकलेगा, वो कमज़ोर होगा, वो जलेगा। ऐसे उसे ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इतने समय में अगर वो हमला करे तो मार भी सकता है।
मुझे पता था अब जो करना है जल्दी करना है। इस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द मैं ढूंढने लगा कौन जो मुझे नजर आएगा। यकीनन वो मुर्दा, और उस कब्रिस्तान के अंदर वो मुझे नजर आ गया। वो मेरा पीछा करने लगा और यही मैं चाहता था। उसी कब्रिस्तान से बाहर की तरफ मैं भागना शुरू हो गया। मैं कब्रिस्तान के बाहर की तरफ भागता गया और वो मेरे पीछे पीछे। उसके बाद वो लेप जो मैंने एक लकड़ी पर लगाया, मशाल बनाई, आग जलाई और मैं उस मशाल को उसके शरीर पर फेंकता गया। शरीर उसका जलने लगा था, वो धू धू करके जलने लगा और तभी मुझ पर हमला किया गया पीछे से। ये किसी लाश ने नहीं किया था। गांव का एक आदमी मुंह को ढका हुआ बड़े से कंबल से मुझ पर वार कर रहा, एक ऐसे हथियार से जो बहुत तेज धार था। पीठ पर मेरे एक बड़ा सा कट पड़ गया था। वो लाश भी जलती जलती मुझे दबोचना चाहती थी और ऊपर से कोई धोखा देकर मुझे मारना चाहता। यही मैं चाहता था, यही मेरी तरकीब थी। इतने में गांव के कुछ लोग वहां से निकल पड़े जो पेड़ों के पीछे छिपे हुए। यही मेरी तरकीब थी। मुखिया को मैं कहकर आया था, आप गांव वालों को यह बता देना, मैं वहां जाकर राज सुलझा कर आऊंगा और वापस आने तक 100% जो मुजरिम होगा वो पकड़ा जाएगा, उसे जलाया जाएगा। इससे जो धोखेबाज है, वो गांव का आदमी जिसने काले जादू से इस लाश को जिंदा किया है, वो घबरा जाएगा, डर जाएगा और वो चाहेगा मुझे रोकना। गांव वालों से मैंने कहा था वो गांव में रहेंगे, लेकिन वो गांव में थोड़े ना रह पाएगा, वो गांव से निकलेगा। और मुखिया इस चीज पर ध्यान रखेगा, गांव से बाहर रात के वक्त कौन जाता है। उस रात जब ये बाहर निकला होगा, बाकी गांव के लोग पीछा करना शुरू कर गए और इस तरह गांव वालों ने घेर लिया था हमें। वो लाश जो मुझे दबोचना चाहती, गांव वालों ने मशाले बना रखी थी और उसे धू धू करके जला डाला, राख बना डाली। और उस आदमी को जो मुझ पर हमला अब कर नहीं पा रहा, मैं जख्मी था, लेकिन उसे भी पकड़ा गया। उसके चेहरे को सबके सामने दिखाया गया। गांव का वो आदमी जो सबसे ज्यादा औषधियां इकट्ठी किया करता था हर बार, लेकिन जैसे वो नहीं चाहता था कि बाकी भी ये औषधियां ले, गांव वालों में डर डालना चाहता था ताकि वो वहां जाकर औषधियां लेकर आए, सबसे ज्यादा रुपए कमाए। क्योंकि गांव वालों की जनसंख्या बढ़ रही थी तो हिस्से कम पड़ रहे थे। वो कमाई करके सबसे अमीर बनना चाहता था, इसीलिए उसने काले जादू का सहारा लिया, लाश को जिंदा किया। उनकी संस्कृति के विपरीत वो बुरे काम किए जो यहां पर वर्जित माने जाते थे। उसे उल्टा लटकाया गया। वो चीखें मार रहा, वो तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहता था, रो रहा, माफी मांग रहा। और मैंने तब गांव वालों को कहा था, जलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो पाप इसने किए हैं उन पापों की सजा इसे जरूर मिलेगी। अगले 20 से 22 दिनों तक यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होने वाली थी। उसके बाद रास्ता साफ होने लगता। यहाँ से बाहर तो हम निकल नहीं सकते थे। मेरा कहना था कि उसे पुलिस को दिया जाए, उसे सजाए मौत पुलिस वाले देंगे, अदालत फैसला करेगी। इसीलिए 20 दिनों तक उसे एक घर में रखा जाना था, कैद खाना बनाकर, जहां से भागने की उसने कोशिश की रात के वक्त, लेकिन अच्छे से भाग नहीं पाया। और वहां से निकलते ही गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। कुछ गांव वालों पर उसने हमला किया और एक हादसे में एक तेज धार हथियार उसके सर के आर पार हो गया और वहीं पर वो मारा गया। 20 दिन तक वो टिक ना पाया और मैं उस गांव से 20-22 दिनों बाद जब निकला, उस केस को सुलझा कर निकला, कई रहस्यों से पर्दा उठाकर निकला, बहुत सारी जानकारी लेकर निकला और इंसाफ करके निकला। मैं नहीं चाहता था कि वो मारा जाए, लेकिन शायद उसकी नियति में मौत ही थी। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, ये मेरा कोई ऑफिशियल केस नहीं था, अनऑफिशियल था। घूमने गया था और इस मुसीबत में पड़ गया। रहस्य मैंने सुलझा डाला, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिशियल केस भी मैंने सुलझाए थे जो बड़े भयानक थे।
जिन्होंने मुझे मुसीबत में डाला था और कई बार मैं मरते मरते बचा था। दोस्तों, क्या आप वो केस की जानकारी लेना चाहेंगे? क्या वो कहानी सुनना चाहेंगे? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आगे ऐसे केस लेकर आऊँगा जो आपके होश उड़ा सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जो मुझे आज तक डराती हैं और हो सकता है आपको भी डराएं।